नमस्ते, आप देख रहे हैं बातें खेती की और मैं हूं याशु गांधी। और अपने आज के कार्यक्रम की शुरुआत से भी पहले मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूं, क्योंकि ग्रीन टीवी ने अपना 1 वर्ष पूरा किया है और इस 1 वर्ष के सफ़र में आपने हमारा साथ दिया और हमें पूरी उम्मीद है कि आगे भी हमारा और आपका ये साथ यूं ही बरकरार रहेगा, चलता रहेगा और ज़्यादा मजबूत होगा। तो इसी अच्छी खबर और अच्छी बात के साथ करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। और आज हम बात करेंगे पशुओं को खिलाने वाले हरे चारे की जो खेती होती है उसको किस तरीके से किया जाता है। आमतौर पर इसमें जो अजोला होता है उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी की खेती के बारे में हम बात करेंगे और विस्तार से बात करने के लिए स्टूडियो में विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। मूलचंद शर्मा जी हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, सबसे पहले मैं एक चीज़ समझना चाहूँगी कि जैसे ही हमारे दिमाग में ये बात या ख्याल आता है कि ऐसी कोई खेती नहीं करनी है जिसे हमें पूरा होगा, उसकी समयावधि पूरी होगी, तोड़ना है और बाज़ार में हमें बेच देना है, बल्कि हम पशुओं के चारे के लिए या ज़मीन की भूमि की उर्वरा शक्ति को लेकर उसको बढ़ाने के लिए हम जब खेती की बात करते हैं और अजोला की बात आती है तो मैं चाहूँगी कि इसके बारे में आप थोड़ा सा विस्तार से बताएं। ये अजोला एक जलीय फर्न है जो पानी के ऊपर पाया जाता है। तो ये इसमें हम 2 प्रकार से प्रयोग करते हैं, एक पशुओं के लिए और एक धान की फसल में नाइट्रोजन का फिक्सेशन के लिए। जो पशुओं के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं उस प्रजाति का नाम है अजोला पिन्नाटा। जो प्रजाति है पशुओं वाली वो है अजोला पिन्नाटा, इसकी प्रजाति है और इसको पशुओं के लिए प्रयोग करते हैं। और जो धान में हम नाइट्रोजन का फिक्सेशन के लिए प्रयोग करते हैं, जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन 78-78% जो नाइट्रोजन पाई जाती है उसका प्रयोग अजोला की एविना प्रजाति है, वो एविना प्रजाति है, उसका प्रयोग हम धान में करते हैं। तो पहले हम जो पशुओं के लिए प्रयोग किए जाने वाला अजोला पिन्नाटा है उसके विषय में आपको विस्तृत जानकारी देंगे। अच्छा, सबसे पहले तो एक विषय ध्यान में आता है कि जब हम आम, अमरूद, सेब, केला, गोभी, बैगन, टमाटर की बात करते हैं तो हम मौसम की बात करते हैं, जलवायु की बात करते हैं। क्या वही चीज़ इस पर भी एप्लीकेबल होती है? हम मौसम देखते हैं, जलवायु देखते हैं, या हम कभी भी इसको लगा सकते हैं? इसके लिए ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी उसमें इसको ग्रो नहीं करा सकते हैं। जैसे ज़्यादा सर्दी होती है, जब पाला पड़ता है, तब ये हम ग्रो कराने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि ये पानी पे उगता है और पानी का टेम्परेचर, जब जलवायु ठंडी होती है तो वो टेम्परेचर और ठंडा हो जाता है, और जब जलवायु गर्म होती है तो उसका टेम्परेचर और गर्म हो जाता है। तो इसलिए इसको ना तो ज़्यादा गर्मी यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर पे नहीं उगा सकते और ना ही ज़्यादा कम टेम्परेचर पे। तो इसके लिए पहले मैं बता दूं, यह एक पशुओं का पौष्टिक आहार है और इसमें 20 से 25% प्रोटीन पाई जाती है, 10 से 12% इसमें खनिज पदार्थ पाए जाते हैं और 10 से 12% एमिनो एसिड पाया जाता है। तो ये प्रोटीन जो होती है, जो 25 से 30% जो प्रोटीन इसमें पाई जाती है, वो पशुओं के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। और जो दुधारू पशु होते हैं, जो दूध देने वाले पशु होते हैं, उनके लिए बहुत ही एक रामबाण का काम करता है अजोला। तो इसके मैं किसान भाइयों को पहले बताएंगे कि इसकी आप उत्पादन अपने खेत पे, यहाँ अपने जो पशुपालक हैं वो अपने वहाँ पे अपने पशुपालक जहाँ पशु पालते हैं वहीं पे इसको ग्रो करा सकते हैं। तो इसको ग्रो कराने का ये है कि इसका एक 5 गुणा 1 मीटर का एक गड्ढा खोद लें, 5 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा। उसमें पॉलीथीन सीट बिछाकर उसमें 9 से 10 सेंटीमीटर पानी से भर दें। 9 से 10 सेंटीमीटर पानी से भरने के बाद उसमें ताज़ा गोबर लें गाय का। एक पिट की मेज़रमेंट बता रहे हैं हम अभी किसान भाइयों के लिए जी। तो उसमें 1 किलो गोबर, गाय का गोबर, देसी गाय का गोबर होना चाहिए
और उसमें आपका जो फर्टाइल सॉइल होती है, यानी कि जो दोमट मिट्टी होती है, वो मिट्टी उस गोबर के उसमें मिला करके और 5 से 10 लीटर पानी में उसे पहले तक घोल लेते हैं, एक ड्रम में घोलने के बाद में, और उस घोल को उस पिट में डाल देते हैं। मतलब गड्ढा, पॉलीथीन, हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद गोबर और ये जो आपने मिट्टी बताई, इसको घोल बना के उसमें डालना है। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद उसमें मिट्टी में पानी में डालने के बाद में उसको पूरी तरीके से उसकी जो उस पर फैला देते हैं, यानी कि उसकी 1 से 2 इंच जो लेयर है, वो गोबर और मिट्टी की वो 1 से 2 इंच लेयर उस पर वो परत बन जाती है। उसमें वो डालने के बाद में हमारे पास जो अजोला का कल्चर होता है, यानी कि सीड होता है, वो एक पिट के लिए आधा किलो से 1 किलोग्राम बीज की मात्रा, अच्छा, एक अब तरीके से आपने कहें। उसका पिट तैयार करना बताया, गड्ढा, हाँ और जी। उसके बाद सीड की जो प्रक्रिया है बीज को डालने की, वो हम आपसे जानेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि किस तरीके से अगर आप अजोला की खेती करना चाहते हैं, हरे चारे के तौर पर इसको प्रयोग किया जाता है, तो किस विधि से इसको आप लगा सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं। छोटा सा ब्रेक। अजोला का जो कल्चर है हमारा, उसमें 5 किलो कल्चर 1 एकड़ में हम फैला देते हैं, और ये जो कल्चर है ये 10 से 15 दिन में पूरा एक हरे गलीचे के समान पूरे हमारे खेत में फैल जाता है। गाय का गोबर डालते हैं तो उसमें थोड़ी सी दुर्गंध आ जाती है, तो उसको निकालने के बाद में उसको धो लें साफ पानी में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बातें खेती की, और आज बात हो रही है अजोला की। आमतौर पर इसको हरे चारे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और हरे चारे के लिए ही नहीं बल्कि जब हम इस तरह की चीज़ों की खेती करते हैं तो भूमि का जो उर्वरा स्तर होता है उसमें भी इजाफा होता है। तो दोनों ही तरीके से फ़ायदा है, तो खेती करना भी बनता है। क्या करें वो हमें बता रहे हैं विशेषज्ञ। स्टूडियो में हमारे साथ हैं, मूलचंद जी हमारे साथ हैं। आपने ब्रेक में जाने से पहले बताया उसका जो पहला चरण है कि हमने गड्ढा किया, पॉलीथीन डाली, मिट्टी डाली और गोबर की मिक्स करके, उसके बाद आप सीड पे आए थे। पशुओं के लिए जो पिट बनाया है, उसके लिए अगर सीड की बात करते हैं तो हम उसके लिए जो पिट में डालते हैं वो आधा किलो से 1 किलो सीड की मात्रा एक पिट के लिए 5 गुणा 1 मीटर की जो पिट है उसके लिए पर्याप्त सीड होता है। अगर हम बात करते हैं धान में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो फर्टिलाइज़र के लिए अजोला जो उगाते हैं, तो उसके लिए हम जो सीड लेते हैं 1 एकड़ में कम से कम 5 किलोग्राम सीड चाहिए, और उसमें जो सीड डालते हैं वो जो अजोला का जो सीड डालते हैं वो कम से कम 20 से 25 दिन बाद जब हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं धान को मेन फील्ड में, तो उसमें 20 से 25 दिन बाद अजोला का जो कल्चर है हमारा, उसमें 5 किलो कल्चर 1 एकड़ में हम फैला देते हैं, और ये जो कल्चर है ये 10 से 15 दिन में पूरा एक हरे गलीचे के समान पूरे हमारे खेत में फैल जाता है। तो उसके हमारे 2 फ़ायदे ये अजोला हमारे फसल धान को देता है कि जितने भी वीड धान के होते हैं वो एक वीड को जर्मिनेट नहीं होने देता है, क्योंकि ये जलीय फर्न है, जल के ऊपर रहता है, बिल्कुल हरे गलीचे के समान रहता है। तो वो ना ही तो वीड जमेंगे, और वायुमंडल से जो नाइट्रोजन का पौधे को देता है एब्जॉर्ब करके, वो 30 से 40% हमारी नाइट्रोजन की बचत हो जाती है। यानी हमारे किसान भाई 30 से 40% जो नाइट्रोजन है वो हमारे अजोला से मिल जाती है। शर्मा जी, एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि ये तो आपने धान के लिए बताया, एक वो जो विधि आप बता रहे थे गड्ढे वाली, शीट वाली, उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? जो गड्ढे वाला प्रोसेस होता है उसमें 500 ग्राम से 1 किलोग्राम तक सीड की मात्रा लेते हैं, और उस सीड को हम उसमें पूरे पिट में बिखेरते हैं, हाथ से ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, तो वो उस तरीके से वो उसमें अजोला को फैला देते हैं, और वो अजोला आपका हमारा जो 10-12 दिन में वो पूरे पिट पे हरे गलीचे के समान उसमें वो पूरा आ जाता है, और वो 10-12 दिन में पूरा वो आ जाता है। आने के बाद में उसको छलनी या गांव में होता है वो हंगना होता है एक तरीके से, जैसे गेहूं को वीड वगैरह वो निकालते हैं, एक हंगना होता है, उससे वो ले लेते हैं, और जो यानी कि मोटा जो अजोला होता है जो पशुओं को खिलाया जाने वाला होता है
वो ऊपर आ जाता है और जो मदर कल्चर होता है, जो बारीक रह जाता है, वो नीचे रह जाता है। तो उसको निकाल करके आप अलग कर लीजिए। उसमें क्या है, पशुओं को खिलाने से पहले ध्यान देने योग्य बात यह है कि उसमें गंध आ जाती है। जैसे गोबर हम डालते हैं गाय का गोबर डालते हैं तो उसमें थोड़ी सी दुर्गंध आ जाती है। तो उसको निकालने के बाद में उसको धो लें साफ पानी में धोने के बाद में किसी दूसरे हरे चारे में मिला करके एक पशु के लिए, जैसे हमारा गाय हमारी 8-10 किलो दूध देती है, तो उसके लिए 1 किलो अजोला पर्याप्त है। तो पहले हम थोड़ी मात्रा कम खिलाएं, आधा किलो खिलाएं। आधा किलो खिलाने के बाद में थोड़ी मात्रा और बढ़ा दें, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, ऐसे करके हम मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो उसमें जो दूसरे हरे चारे हैं उसके साथ अजोला का जो कल्चर उसमें मिला करके, और भूसे में, जो भूसा हम पशुओं को खिलाते हैं, उस भूसे में मिला करके उसको गाय को खिला देते हैं। अच्छा, ये तो आपने बताया कि किस तरीके से हम उसमें क्या चीज़ मिला के खिला सकते हैं। हाँ जी। ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी हम अजौला या इस तरह की हरे चारे की कोई भी चीज़ खिलाते हैं अपने पशुओं को, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि उसमें गोबर खाद डली हुई होती है, तो उसकी खुशबू या उसकी महक या दुर्गंध ना आए, तो उसको एक बार धो ले ताकि पशु से अच्छे से खाए, और अच्छे से खाएगा तो जाहिर सी बात है दुग्ध उत्पादन भी अच्छा होगा। अच्छा, इसके बाद का चरण क्या होता है? उसमें ये है कि जो हमारे पशु हैं उसमें अलग अलग मात्रा होती है सभी को खिलाने की। हाँ। जैसे कि गाय की बात की हमने, तो गाय की उसमें 500 ग्राम से 1 किलोग्राम हम गाय को खिला सकते हैं। भैंस को भी इतनी ही मात्रा देते हैं। लेकिन मुर्गी जो छोटा हमारा एक जीव है, तो वो अंडा उत्पादन के लिए और मांस उत्पादन के लिए हमारे देश में ज़्यादा मुर्गी पालन किया जाता है। तो इसको खिलाने से, अगर हम अजोला अपनी मुर्गी को खिलाते हैं, तो वो अंडे का जो साइज़ होता है उसमें भी वृद्धि होती है, और जो मुर्गी का मांस के रूप में जो प्रोडक्शन करते हैं, तो उसका मांस भी उसका बढ़ जाता है। यानी सिर्फ इतना ये ज़रूरी नहीं है कि जो दुग्ध उत्पादन वाले जो हमारे पशु हैं सिर्फ उनको खिलाया जाए, बल्कि हम आम तौर पर इसको चारे के लिए या पशुओं को हम इसको खिला सकते हैं और उसमें भी फ़ायदा होगा। जी जी। अच्छा, ये तो आपने बताया कि किस तरीके से हम हरे चारे के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, धान के साथ करते हैं तो क्या करते हैं, इसके अलावा और उसकी क्या क्या उपयोगिता है? इसमें जो उपयोगिता हैं वो हमने बताया, जैसे कि मुर्गी में, गाय में, भैंस में। दूसरा इसके लिए हम मेन पॉइंट ये होता है कि हमने अजोला पिट तो बना लिया, तो जैसे ज़्यादा गर्मी आती है, मई जून जुलाई का महीना आता है, तो उसमें उसके ज़्यादा टेम्परेचर के लिए हमें थोड़ा शेड बनाना पड़ता है उसके ऊपर। तो उसके ऊपर शेड इसलिए बनाते हैं कि वो ज़्यादा जो टेम्परेचर सनलाइट है, जो सूर्य की किरणें हैं, वो डायरेक्ट उस पर ना पड़ें, और वो हमारा प्रोडक्शन जो है वो 1 वीक बाई 1 वीक वो प्रोडक्शन चलता रहे। यानी कि हम जैसे 10 दिन बाद हमने उसमें से पिट में से 1 किलो अजोला लिया, तो वो हम 1 दिन बाद, 1 दिन का गैप देने के बाद में फिर 1 दिन छोड़ करके तब उसका तीसरे दिन, यानी कि हर तीसरे दिन उसको निकाल सकते हैं। मतलब थोड़ा थोड़ा गैप देके एक अंतराल के बाद उसको निकालना है। हाँ और जी, हाँ जी। अंतराल की बात हो रही है, हमारे कार्यक्रम में भी अंतराल का वक्त आ गया है, तो फौरन लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अजोला का जो पिट होता है, इसमें हम कम से कम 5 से 6 महीने तक उसमें कंटिन्यू उसको अजोला को ले सकते हैं, थोड़े थोड़े अंतराल में, और हर 1 दिन गैप दे करके दूसरे दिन उसको निकाल सकते हैं। जो जैसे पानी सड़ जाता है तो उसमें बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं। नीम की खली की जो मात्रा लें एक पिट के लिए, 500 ग्राम से 1 किलोग्राम उसमें नीम की खली पानी में डाल दें। तो खेती की इन बातों में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरे चारे की बात हो रही है, अजौला की बात हो रही है। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि थोड़े थोड़े अंतराल में हम इसको लेते हैं, दूसरा सूर्य के प्रकाश से बचाते हैं, एक शेड तैयार करते हैं। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहूँगी कि जैसे आपने कहा कि हमने एक बार लिया, फिर 10 दिन का अंतराल दे दिया, फिर हमने लिया 2-3 दिन का, या
एक समयावधि थोड़ी सी उसमें देकर छोड़कर फिर उसको इस्तेमाल में लाते हैं। ये प्रक्रिया निरंतर कितने दिनों तक चलती है? जो आपने 5x1 का जो भी आपने फिट गड्ढा बताया उसमें हम ये तैयार करते हैं, कितने दिनों तक हम इसका फ़ायदा ले सकते हैं? ये अजोला का जो पिट होता है, इसमें हम कम से कम 5 से 6 महीने तक उसमें कंटिन्यू उसको अजोला को ले सकते हैं, थोड़े थोड़े अंतराल में। और हर एक दिन गैप दे करके दूसरे दिन उसको निकाल सकते हैं। एक दिन का गैप रहेगा। अच्छा, एक दिन का अंतराल एक दिन रहेगा। शुरू में जब हम उसका जब सोइंग करते हैं तो सोइंग करते समय हम 10-12 दिन बाद उसका लेते हैं, फिर उसके बाद एक दिन के अंतराल से कंटिन्यू लेते रहते हैं। तो उसको हम 5-6 महीने तक आप कंटिन्यू एक दिन के अंतराल से उसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा ये इसमें ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि कुछ दिन बाद इसमें कुछ जैसे कीड़े आ जाते हैं, तो उन कीड़ों की रोकथाम करने के लिए हम इसमें नीम केक का प्रयोग करते हैं। नीम की खली का प्रयोग इसलिए करते हैं कि वो रेपेलेंट होती है, जिससे वो कीड़े उसमें नहीं आ पाते। तो वो कीड़े आने से पहले ही उसमें हम नीम की खली डाल दें, जिससे हमारे जो उसमें कीड़े हैं, जो पानी में जो जैसे पानी सड़ जाता है तो उसमें बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं, तो वो कीड़े उसमें नहीं आएंगे। तो नीम की खली की जो मात्रा लें, एक पिट के लिए 500 ग्राम से 1 किलोग्राम उसमें नीम की खली पानी में डाल दें। तो जो हमारे कीड़े हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े जो भी इंसेक्ट हैं, वो उसमें नहीं आएंगे। अच्छा, एक चीज़ और इसमें उठती है कि एक तो हम बात पानी में, आपने बताया कि एक फर्न है पानी में, इसका वो होता है, तो अगर कीड़े नहीं भी आते हैं, चूंकि पानी है, नमी है, तो रोग और कीट प्रकोप करते ही करते हैं। ऐसे में हम जिसे कहते हैं ना कि एक सेफर साइड भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं, या हमें तभी डालनी है जब हमें लगे कि किसी रोग या कीट का प्रकोप हो रहा है? नहीं, हमको ये पहले ही डाल देनी चाहिए। पहले ही डालनी है, क्योंकि नमी की बात हो रही है। तो क्योंकि ये जैसे कि हमने 1 महीने हमने इसका प्रोडक्शन ले लिया जी, या 20-25 दिन में हमने इसका कई बार प्रोडक्शन ले चुके हैं, तो हमको नीम की खली तभी इसमें डाल देनी चाहिए। हमको ये इंतज़ार नहीं करना है कि इसमें कीड़ा लगेगा या कोई इंसेक्ट आएगा तब डालनी है। नीम की खली का प्रयोग पहले ही कर देना चाहिए, तो जिससे हमारी जो है वो पानी है उसमें कोई भी कीट पतंगे ना आ पाएँ, और हमारा जो अजोला जो पशुओं को खिलाया जाए वो शुद्ध हो, स्वच्छ हो, और पशु उसे आसानी से खा सकें, उसमें कोई दुर्गंध ना हो। इस तरीके से ये कई सावधानियां हैं। दुर्गंध की सावधानी है, इंसेक्ट की सावधानी है, पानी की सावधानी है। एक पिट में पानी हमेशा 6 से 8 इंच हमेशा रहना चाहिए। जैसे ही उसका लेवल कम हो जाता है तो उसमें और पानी डाल देना चाहिए। ताज़ा पानी डालना चाहिए, स्वच्छ पानी डालना चाहिए। ये नहीं कि पुराना पानी डाल दिया या कहीं से वैसे जो कई दिन का पानी होता है वो पानी नहीं डालना है, क्योंकि वो उसे पशु खाते हैं। तो ये हमेशा बात ध्यान रखने वाली बात है किसान भाइयों को कि ताज़े पानी का प्रयोग करें। टेम्परेचर का देखें कि टेम्परेचर आपका उसमें ज़्यादा सनलाइट सीधे ना आए। 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाने से अजोला की वृद्धि रुक जाती है, अजोला डेवलपमेंट नहीं कर पाता। और दूसरा जो इंसेक्ट की बात है, तो इंसेक्ट की उसमें नीम की खली का प्रयोग करें। नीम की खली या नीम ऑयल भी कर सकते हैं, नीम ऑयल भी कर सकते हैं। नीम की खली या नीम का तेल, किसी भी तरीके से हमें नीम का प्रत्यारोपण उसमें करना है, ताकि जो कीट है उसका प्रकोप कम से कम हो या ना हो। जी, क्योंकि और उसमें जो कीट अगर किसान भाइयों को लगता है कि कीट पतंगे आ गए हैं, तो उसमें किसी प्रकार की जो पेस्टिसाइड हैं, जो केमिकल पेस्टिसाइड हैं, उसका प्रयोग ना करें, क्योंकि उसका प्रयोग करने से पशु खाते हैं। हर तीसरे दिन हमको प्रोडक्शन लेना होता है, तो वो पशुओं के अंदर चली जाती है, जिससे उनका स्वास्थ्य बिगड़ेगा और जिससे बीमारी होने का आशंका रहेगी। तो यानी कि किसी भी समस्या हो, किसी भी स्तर पर हमको प्रयोग खाली नीम का ही करना है, खली के तौर पर या फिर तेल के रूप में। और जब हम भूमि की उर्वरा शक्ति की बात करते हैं तो हमें इसका उपयोग धान के साथ करना है, उसकी विधि आपने बताई। अदरवाइज जब हम इसके लिए पशुओं के चारे के लिए अजोला की बात करते हैं तो एक पिट बनाकर उस सारी विधि को अपनाना है। अच्छा, इसी के साथ एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगी कि तकरीबन आपने बताया कि 5 से 6 महीना
महीने तक हम इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। उसके बाद ये जो पिट हम बनाते हैं, इसकी मिट्टी का, इसमें जो हमने गोबर खाद डाली है, इसको किस तरीके से उपयोग में लाया जा सकता है? हाँ जी, ये बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। ये किसान भाइयों के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इसमें पोषक तत्वों की मात्रा इतनी होती है, क्योंकि इसमें हमने गोबर की खाद भी, वो गाय का गोबर डाला है, फर्टाइल सॉइल जो 1 इंच मोटी लेयर है वो डाली है, दूसरा उसमें कुछ ना कुछ वो चले जाते हैं, तो वो जो है हमारे लिए 5-6 महीने बाद उसको निकाल करके अपने किसी फील्ड में गोबर की खाद में मिला के उसको डाल दें, तो उसमें जो पोषक तत्वों की मात्रा आपकी उसमें है वो आपकी फसलों को मिल जाएगी और किसान भाइयों के लिए बहुत उसका लाभ होगा। किसान भाई से कम लागत में एक तरीके से अधिक उत्पादन का प्राप्त उनको हो सकता है। यानी बहुत तरीके से फ़ायदा है। अगर आप हरे चारे के लिए अजोला की खेती करते हैं, धान के रूप में धान के साथ करते हैं, तो उर्वरा शक्ति जो है वो बढ़ती है। चारे के लिए करते हैं तो दुग्ध उत्पादन करने वाले जो हमारे पशु हैं उनके लिए फ़ायदा है, जो छोटे जीव हैं उनके लिए भी फ़ायदा है। और इसके अलावा इसका उपयोग करने के बाद 5 से 6 महीने के बाद जो इसकी मिट्टी है या जो गोबर खाद जो भी इसमें डाला है, उसको भी अगर हम दूसरी खाद के साथ मिलाकर खेतों में डालते हैं या फैलाते हैं तो भी हमें हर तरीके से फ़ायदा है। और इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी अजोला के संदर्भ में हमारे किसान दोस्तों को दी। थैंक यू मैम। चलिए बढ़ते हैं आगे और फटाफट से हमारा पता नोट करें, ताकि इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई या इसके किसी भी अंक से जुड़ी हुई कोई समस्या, कोई शंका या कोई बात आप अपनी हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो पहुंचा सकते हैं। पता स्क्रीन पर है। हमारा पता है 302A पोसाइडन टावर ऑफ यारी रोड, वर्सोवा, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400061। हमारा ईमेल आईडी है bkk@greentvindia.com। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 012049800011। अपने टीवी पर ग्रीन टीवी देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर या DTH ऑपरेटर को तुरंत कॉल करें और हमें लिख भेजें info@greentvindia.com पर। SMS या व्हाट्सएप करें 9769577049 पर। तो उम्मीद है ये पता आपने नोट कर ही लिया होगा। तो आप कीजिए हमसे संपर्क की तैयारी। तब तक याशु को दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते।